गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 9 के विद्यार्थियों का हिंदी डिस्पर्स में दूसरा चैप्टर एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा बचेंद्री पाल जिसकी लेखिका है। आप लोग इसमें पहले पढ़ चुके हैं, वहाँ से आगे आरंभ करेंगे। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हो। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांते काट सकें। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। लेखिका ने बताया कि सीधी व ढलाऊ जो चट्टानें थीं इतनी सख्त थीं मानो ऐसा लगता था जैसे शीशे की कोई चादर बिछा दी गई हो और उस पर बर्फ पड़ी हुई थी। रास्ते को साफ करने के लिए, बर्फ को हटाने के लिए, उसको काटने के लिए फावड़े का प्रयोग करना पड़ा और मुझे फावड़ा इतनी सख्ती से, इतनी ताकत के साथ चलाना पड़ा कि फावड़े के द्वारा उस जमी हुई बर्फ को काटा जा सके। मैंने उन खतरनाक स्थानों पर एक एक कदम बड़ा सोच समझ करके उठाया, क्योंकि यदि थोड़ी सी भी असावधानी हो जाती तो निश्चित रूप से हमें उसका खामियाजा उठाना पड़ता, हमें उसके लिए हानि उठानी पड़ती। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदोर जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ। मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुँचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुँच जाएंगे। 2 घंटे से कम समय में मैं ही लेखिका ने बताया कि हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदोर जी जो उनके आगे चल रहे थे, उन्होंने पीछे मुड़कर के लेखिका को देखा और लेखिका से पूछा कि क्या आप थक गई हैं। तो लेखिका ने जब नहीं में जवाब दिया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और आश्चर्य के साथ साथ एक आनंद भी हुआ कि उन्हें एक ऐसे इस दल में साथी का सहयोग प्राप्त हुआ है, साथी का साथ प्राप्त हुआ है जिसमें उत्साह कूट कूट करके भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले वाला जो दल था उसने शिखर कैंप तक पहुंचने में लगभग 4 घंटे का समय लिया था, लेकिन यदि हम इसी गति से चलते रहे तो निश्चित रूप से हम दोपहर के 1 बजे तक उस स्थान पर पहुंच जाएंगे। लाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लाटू ने ध्यान दिया कि मैं ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। लाटू जो उनका एक साथी था, लेखिका ने बताया कि वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था और दक्षिणी शिखर पर जब पहुँच कर के हम आराम कर रहे थे तो वह हमारे समीप पहुँच गया, हमारे पास पहुँच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद, थोड़ा विश्राम करने के बाद हमने फिर से चढ़ाई आरंभ की। लाटू एक नायलॉन की रस्सी लेकर के आया था, इसलिए मैं और अंगदोर जी अर्थात लेखिका
और अंगोर जी उस रस्सी के सहारे चढ़ाई चढ़ने लगे और उस रस्सी को मध्य में बीच में लाटू ने पकड़ रखा था, जो कि वो संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था कि इनके लिए संतुलन बनाए रहे। लाटू ने ध्यान दिया कि मैं जो ऑक्सीजन ले रही थी वो ऑक्सीजन कुछ कम मात्रा में ले रही थी। उसने मेरी ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा दिया और जब ऑक्सीजन की मात्रा को उसने बढ़ाया तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि अब तक मुझे जो चढ़ाई में कठिनाई लग रही थी, सांस लेने में जो थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही थी, वो चढ़ाई अब मुझे बड़ी आसान लगने लगी थी। अर्थात मुझे सांस लेने में अब कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही थी। तो जब दिक्कत महसूस नहीं हो रही थी तो मुझे चढ़ने में भी बड़ी आसानी प्रतीत हुई। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों ओर तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। दक्षिणी शिखर के ऊपर जैसे ही शिखर पर ऊपर पहुंची लेखिका तो उसे महसूस हुआ कि वहां पर हवा की गति अधिक थी, अर्थात तेज गति से हवा बह रही थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे। उस तेज हवा के चलने के कारण बर्फ के जो कण थे वो चारों तरफ उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे और जब बर्फ के कण उड़ रहे थे तो उनसे दृश्यता शून्य तक हो गई थी, अर्थात दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ वो बर्फ के कण ही दिखाई दे रहे थे। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। लेखिका ने कई बार देख करके जानने की कोशिश की और फिर उसे महसूस हुआ कि अब आगे ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे की ओर चला गया है। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार पौधा कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी और एक पल आश्चर्य, सुखद आश्चर्य के साथ लेखिका के मन में एक विचार कौंध गया। एक आश्चर्य था, लेकिन वो आश्चर्य था सुख देने वाला, आनंद देने वाला। और उस आनंददायी आश्चर्य को महसूस करके ऐसा प्रतीत हुआ लेखिका को जैसे उसकी सांसें रुक गई हों। क्यों? क्योंकि वो सफलता के बहुत करीब थी, बहुत पास थी, अर्थात उसने एवरेस्ट की उस चोटी को फतेह कर लिया था, जीत लिया था। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर लेखिका उस एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी और जब एवरेस्ट की चोटी पर लेखिका पहुंच गई तो उसे महसूस हुआ कि उस चोटी पर पहुंचने वाली वो पहली भारतीय महिला थी जिसने एवरेस्ट की उस चोटी को फतेह किया था, उस एवरेस्ट की चोटी को जीता था या उस एवरेस्ट की चोटी तक चढ़ाई की थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुम्बन लिया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, थोड़ी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर, शंकु जो नोक थी उसकी, जो ऊपर का भाग था, उसकी चोटी पर लेखिका ने बताया कि इतनी जगह नहीं थी कि हम दो लोग आसानी के साथ खड़े हो सके साथ साथ।
चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान थी और उस ढलान के कारण हमारे सामने उस चोटी पर खड़े होने के लिए एक सुरक्षा की भावना मन में जागी कि किस तरह से हम अपने आप को इस चोटी पर सुरक्षित रख सकें। और उस सुरक्षा के लिए हमने बर्फ के फावड़े से उस स्थान की बर्फ हटाना आरंभ किया और बर्फ हटाने के बाद इतना स्थान हमने निश्चित कर लिया कि हम दोनों लोग उस स्थान पर आसानी से बैठ सकें, खड़े हो सकें। और उसके बाद लेखिका घुटनों के बल उस स्थान पर बैठ गई और उस स्थान पर घुटनों के बल बैठ करके लेखिका ने झुक करके दंडवत होकर के उस सागर माथे को प्रणाम किया, उस एवरेस्ट की चोटी को प्रणाम किया, उसका चुम्बन लिया और बैठे ही बैठे लेखिका ने दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा अपने थैले में से निकाला और उसे एक लाल कपड़े में लपेट करके थोड़ी सी पूजा अर्चना की और उनको उस बर्फ में दबा दिया। लेखिका के मन में इतनी भक्ति भावना थी, वो इस बात को महसूस कर रही थी कि ईश्वर की अनुकंपा के बिना, ईश्वर की मदद के बिना, ईश्वर के आशीर्वाद के बिना, ईश्वर की सहायता के बिना इस स्थान पर पहुंचना मेरे लिए संभव नहीं था। और इसीलिए लेखिका ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और धन्यवाद के रूप में लेखिका ने ईश्वर का स्मरण किया और हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ के चित्र को एक स्मृति के रूप में, एक निशान के रूप में, एक चिन्ह के रूप में वहाँ पर उन्होंने बर्फ में दबा दिया। और उस आनंद के क्षण में लेखिका को अपने माता पिता की याद आई, क्योंकि माता पिता ही थे जिन्होंने लेखिका को इस अभियान के लिए, इस पर्वतारोहण के लिए प्रेरित किया। और लेखिका को ये एहसास भी था कि माता पिता का आशीर्वाद ही है जिसके कारण मुझे यह विजय प्राप्त हुई है। जैसे मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जु नेता अंगदोर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। अंगदोर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया, मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और उसके बाद लेखिका ने उठ कर के अपने हाथ जोड़े और अपने उस दल के प्रधान, उस दल के मुख्य अंगदोर जी के प्रति उसने अपना आदर और अपनी श्रद्धा प्रकट की। अंगदोर जी जिन्होंने लेखिका को उस चढ़ाई के लिए बहुत अधिक प्रोत्साहित किया था और उस लक्ष्य तक पहुंचने में जिनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, ऐसा लेखिका का मानना था। लेखिका के साथ उन्होंने बिना ऑक्सीजन के इस एवरेस्ट पर दूसरी बार चढ़ाई की थी, अर्थात उन्होंने उस एवरेस्ट की चोटी को दूसरी बार जीता था, दूसरी बार वो उस एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। और जब लेखिका ने अपनी कृतज्ञता प्रकट की, अपना आदर भाव प्रकट किया, तो अंगदोर जी ने उनको अपने हृदय से लगा लिया, अपने गले से लगा लिया और उनके कानों में फुसफुसा करके कहा कि बहन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने बहुत अच्छी तरह से इस एवरेस्ट की चोटी को विजय किया है, जीता है। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दिए। उसके बाद सोनम पुलजर नाम के लेखिका के साथी उस स्थान पर पहुँच गए और उन्होंने वहाँ पर फ़ोटो खींचना आरंभ किया। इस समय तक लाटू ने
हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी, तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल फुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। कुछ देर के बाद लाटू ने हमारे जो उस दल के प्रधान थे कर्नल फुल्लर, उनको हमारे एवरेस्ट पर पहुंचने की सूचना दी। मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया और कर्नल फुल्लर से मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे बधाई देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी इस विशेष उपलब्धि से बहुत प्रसन्न हूँ और इसके लिए मैं तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहता हूँ। वो बधाई के पात्र हैं जिन्होंने तुम्हारी परवरिश, तुम्हारा पालन पोषण और तुम्हें दिए गए संस्कार इस तरह से दिए, इस तरह का उत्साह तुम्हारे मन में उन्होंने भरा, जिसके कारण आज तुमने ये एक विशेष उपलब्धि प्राप्त की है। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है। उन्होंने लेखिका से कहा कि इस देश को तुम पर गर्व है, अभिमान है। ये देश सदैव तुमको याद रखेगा और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। और उन्होंने कहा कि आज के बाद जब तुम नीचे पहुंचोगी, लोगों से मिलोगी, तो वो सब कुछ तुम्हें एक नया सा प्रतीत होगा, क्योंकि लोगों के मन में इसके बाद तुम्हारे लिए एक विशेष अपनत्व, एक विशेष श्रद्धा और एक प्रेरणा बनोगी आप लोगों के लिए। लोग या आने वाले पर्वतारोही तुम्हें एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखेंगे, महसूस करेंगे और तुम्हारे लिए यहाँ से जाने के बाद जो नीचे का संसार होगा वो एक विशेष होगा। एक इस अनोखी उपलब्धि को प्राप्त करने के बाद तुम्हारे मन में तो विशेष उत्साह होगा ही, लेकिन तुमसे मिलने वाले, तुम्हें देखने वाले लोगों के मन में भी तुम्हें देख कर के एक उत्साह की उत्पत्ति होगी और वो भी इस तरह के कठिन कार्यों को करने के लिए प्रेरित होगी। इस तरह से लेखिका ने जब उस एवरेस्ट की चोटी को जीता, उस एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची, तो किस तरह की भावना रही होगी लेखिका के हृदय में, ये वही समझ सकता है जिसने अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया हो कि जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के बाद किस तरह की भावनाएं मन में विकसित हुआ करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका चैप्टर पूरा हुआ। धन्यवाद।